हेलो साथियों, हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये कंपाउंड कार्बन तथा सिलिकॉन के प्रमुख जो यौगिक हैं इनको अभी नहीं देखे हैं, तो इनको एक एक करके सब समझ लेते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए, कार्बन के दो प्रमुख यौगिक आपको तो पहले देखने को मिलेंगे, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और सिलिकॉन के चार यौगिक जो है, एक आपका सिलिका देखेंगे, एक सिलिकॉन देखेंगे, एक सिलिकेट देखेंगे और जियोलाइट देखेंगे। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिलिका किसे कहते हैं, ठीक, सिलिकॉन किसे कहते हैं, सिलिकेट किसे कहते हैं और जियोलाइट क्या है, एक एक करके सब अच्छे से क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये कार्बन मोनोऑक्साइड फिर कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, फिर एक एक करके सब देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड। देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका सूत्र देखिए फास्ट, ये तो बस जानते हैं, थोड़ा सा एक बार रिव्यू दे देते हैं। इसका सूत्र CO, ध्यान देना है दोनों कैपिटल लेटर में, ओ इस्तेमाल कर देंगे तो कोबाल्ट हो जाएगा। इसका अणुभार 28 है। बनाने की विधि देखिए, प्रयोगशाला में शुद्ध कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए फार्मिक अम्ल को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो वाटर निकल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाएगी। इसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड पर भी H2SO4 के साथ क्रिया करवा के प्राप्त किया जा सकता है। देखें, K4FeCN6 और H2SO4 H2O के साथ मिला के हीट करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको मिल जाएगी। भारी धातुओं के ऑक्साइड का कार्बन के द्वारा अपचयन करवा के भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया और आपका फेरिक ऑक्साइड हुआ। कार्बन को मिला के गर्म करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको प्राप्त होगा और साथ में जो भारी धातु होंगी ये अलग हो जाएंगी। सबसे भारी धातु कभी पूछे तो ऑस्मियम जानते रहिए। ठीक, कार्बन का अपूर्ण दहन अगर करें तब भी कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। जैसे कोई भी हरी लकड़ियाँ अगर आप जलाएं तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, है ना। कार्बन का अपूर्ण मतलब पूर्ण रूप से दहन ना हो, तो जैसे कभी देखते हैं अलाव जलता है तो कभी बहुत धुआं निकलने लगता है किसी एक छोटे से लकड़ी के जलने से, वो हरी होती है इसलिए वो अपूर्ण दहन हो रहा है, जान लीजिए। तो यह अपूर्ण दहन प्रायः गाड़ियों में पेट्रोल व डीजल के दहन में भी होता है, इसलिए जो आप देखते हैं वाहन है ना, जैसे मोटरसाइकिल है या फिर 4 व्हीलर्स हैं, तो पेट्रोल और डीजल का जब दहन होगा तो वो अपूर्ण दहन वो होता है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें से निकलती है। जब भाप के स्थान पर वायु का प्रयोग किया जाता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ऐसा कब होगा? जब भाप के स्थान पर वायु का प्रयोग किया जाता है। तो वायु में तो आप जान रहे हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये है, और कार्बन के साथ मिला के आप गर्म करेंगे तो प्रोड्यूसर गैस, ये ध्यान देना है। कभी पूछे जैसे प्रोड्यूसर गैस, तब तो आप बताएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। कभी पूछ ले जैसे एक सिन गैस होती है CO+N2, जिसे आप सिन गैस या सिंथेसिस गैस या वाटर गैस कहते हैं, तो ये थोड़ा सा जानते रहिए, इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक, और देखिए आगे मिल भी गया क्या, तो वाटर गैस हाँ मिल गया। यहाँ जब कोक पर भाप प्रवाहित करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण प्राप्त होता है, इसे वाटर गैस कहते हैं या संश्लेषण गैस या सिन गैस भी कहते हैं, यही वाटर गैस है, इसके मिश्रण को कहेंगे, ध्यान दें। तो एक ट्रिक भी इसमें याद रखिए, देखिए H2 और O, H2O दिख रहा है इसके मिश्रण में तो वाटर गैस है। और कभी पूछा जाए प्रोड्यूसर गैस, तो प्रोड्यूसर गैस में CO+N2, तो ये प्रोड्यूसर गैस आपका कहा जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल की सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर ऑक्जेलिक अम्ल ये है, देखें टमाटर में पाया जाता है ये अधिक मात्रा में, तो इसको अगर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाएगी। ठीक, और देखिए किसी को जैसे अगर स्टोन
हुआ हो यानी कि पथरी हो, तो उन्हें डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं कि टमाटर ना खाएं। क्यों ना खाएं? क्योंकि ये जो ऑक्जेलिक एसिड आप देख रहे हैं, ये कैल्शियम के साथ क्रिया करके ना ये बना लेता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, COO का होल ट्वाइस CA, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट। और ये कैल्शियम ऑक्जेलेट ही स्टोन का फॉर्मेशन करता है। स्टोन जिसे आप पत्थरी कह देते हैं, पत्थर। ठीक, तो ये थोड़ा सा जानते रहिए। अब थोड़ा कार्बन मोनोऑक्साइड से संबंधित और बातें देखते हैं। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड अणु में कार्बन व ऑक्सीजन दोनों sp संकरित अवस्था में होते हैं। CsP संकरण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रेखीय संरचना है। कार्बन व ऑक्सीजन दोनों के एक एक sp संकरित कक्षक वो ओवरलैप करके सिग्मा बंध बनाते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के एक sp संकरित कक्षक में एक एकाकी मतलब युग्मित जिसे कहते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो प्रत्येक के दो असंकरित पी कक्षक आपस में पार्श्व व्यापन करके पाई बंध बनाते हैं। जरा सा देखें, यहाँ थोड़ा सा देखिए, ये है। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे कार्बन है, कार्बन के पास देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो एक पाई बॉन्ड बना लिया, ठीक। इसका तो अष्टक पूरा हो जा रहा है। देखिए, इसका तो हो गया 6 2 8, लेकिन इसका नहीं हुआ। इसमें कितने मिले? 6 ही। तो ये अपना लोन पेयर ना इसको देकर बंध बनाता है, इसलिए ऑक्सीजन पर प्लस और कार्बन पर माइनस आ जाता है। इसीलिए देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस और कार्बन पर माइनस चार्ज दिखाया गया है। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, देखिए यहाँ भी एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ भी है। sp संकरित कक्षक में, यानी sp संकरित कक्षक ये हैं, क्योंकि जान रहे हैं ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है और sp संकरित ये भी है। कार्बन पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण यह लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, अतः यह लिगैंड पाई एसिड कहलाता है। कैसा कहलाएगा? पाई एसिड लिगैंड। पाई एसिड लिगैंड भी लिगैंड के टाइप्स में आप पढ़ेंगे, उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का थोड़ा सा गुण देखते हैं। याद रखना है, यह एक उदासीन ऑक्साइड है, बहुत इंपॉर्टेंट। यह रंगहीन व गंधहीन गैस है। यह जल में बहुत ही कम विलेय है। यह ऑक्सीजन में जलकर नीली लौ के साथ जलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। अब देखिए इसके कुछ रासायनिक गुण है, जिसमें आपका मिलेगा अपचायक गुण। कार्बन मोनोऑक्साइड का आसानी से CO2 में ऑक्सीकरण हो जाने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा अपचायक पदार्थ है। यह निम्न ऑक्साइड को अपचयित कर देता है। जिंक ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयित करके जिंक में देखिए बदल दिया, अपचयित कर दिया। मतलब यहाँ जिंक पर देखेंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ ZnO में, और जिंक पर 0। तो क्या हुआ बताइए? घटा ऑक्सीकरण संख्या की बढ़ा, तो आप कहेंगे +2 से 0 हुआ तो घटा मतलब अपचयन हुआ। अपचयन जिसका होता है वो ऑक्सीकारक है, लेकिन उसके साथ जो लेते हैं उसका क्या, वह क्या है? वो ये तो ऑक्सीकारक हो गया जिंक ऑक्साइड, लेकिन ये हो गया अपचायक, ठीक। वैसे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ कार्बन पर +2 है, लेकिन CO2 में कार्बन पर +4 है, तो बढ़ा। और जब बढ़ता है तो ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण वही क्या है? अपचायक, ठीक। तो ये गुण आपको देखने को मिल रहा होगा इन सभी रिएक्शन में। CO से देखिए CO में बदला, HgO को Hg में, Fe2O3 को Fe में, तो ये अपचायक गुण रखता है। संक्रमण तत्व के साथ क्रिया करवाने पर धातु कार्बोनिल बना लेता है। देखिए, संक्रमण मतलब डी ब्लॉक के तत्व हैं ये, इनके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया करवाएंगे। देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड बना लिया, निकिल कार्बोनिल, आयरन कार्बोनिल। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड CuCl व HCl
के विलायक द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अब देखिए CuCl, ये Cl और CO देखिए आपस में क्या हुए, ये अवशोषित कर ली गई, तो ये विलेय जटिल बन गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उच्च दाब पर जब कास्टिक सोडा या NaOH को CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो देखिए क्या बनता है, सोडियम फॉर्मेट बनता है। ये सोडियम फॉर्मेट बन गया। CO और NaOH के साथ उच्च दाब और ताप पर गर्म करने से ऐसा होगा। Cl2 के साथ क्रिया करने पर यह एक विषैली गैस फास्जीन, बहुत जहरीली गैस है, ध्यान दें, फास्जीन गैस बनती है। कभी पूछे कि जैसे क्लोरोफार्म ये है CHCl3, किसी को सुबह देंगे तो ये बेहोश हो जाएंगे, है ना। इसका क्लोरोफार्म का अगर ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण तो फास्जीन बनेगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए तो क्या बनेगा, फास्जीन गैस COCl2। और ये कैसी होती है, तो जहरीली गैस है, विषैली गैस, जानते रहिए। आगे देखते हैं यहाँ देखिए विषैली प्रकृति थोड़ा सा समझें। CO की विषैली प्रकृति में CO अत्यधिक विषैली गैस है। यह रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, जो कि एक अस्थायी यौगिक है। CO हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। और देखिए एक बात ये भी, जैसे यह हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जो देख रहे हैं, इसके कंपैरिजन में अगर चेक करेंगे 300 गुना तेज क्रिया करता है। ध्यान देना, 300 गुना तेज, काफ़ी जहरीली गैस है। ध्यान दें, सुने होंगे आप न्यूज़पेपर में कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कोई अंगीठी में वो कमरे में अंगीठी जलाकर सो गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड से ही उसकी मृत्यु हो जाती है, दम घुट जाता है। फेफड़ों में हीमोग्लोबिन CO2 से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक अस्थायी बनाता है, O2 से संयुक्त होकर। O2 के कंपैरिजन में 300 गुना तेज CO क्रिया करता है हीमोग्लोबिन से, जानते रहिए। यह उत्क्रमणीय क्रिया है। O2 से क्रिया होगी तब तो उत्क्रमणीय है, लेकिन यहाँ देखिए अनुत्क्रमणीय है। एक बार हो गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, अस्थायी यौगिक बन गया, तो जान रहे हैं फिर रिवर्स नहीं होगा, इसलिए इसमें डेथ हो जाती है। और ये तो देख रहे हैं दोनों दिशा में हो सकता है, उत्क्रमणीय क्रिया है, तो शरीर में जहाँ O2 की आवश्यकता होती है वहाँ यह टूट कर O2 दे देता है, हीमोग्लोबिन, O2 और ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अतः CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण को कम कर देता है। ये CO जो है ना, अगर ये क्रिया कर लेगा तो फिर ऑक्सीजन को आकर्षित नहीं करने देता, जिससे शरीर में प्रत्येक अंग में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और इस प्रकार आदमी की मृत्यु हो जाती है। ये महत्वपूर्ण देखें, 800 मिली वायु में 1 मिली केवल अगर CO हो जाए तो 30 मिनट में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएगा। कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के कारण मनुष्य की मृत्यु की घटनाएं पढ़ने को मिलती है, अभी बताए थे जस्ट। और ये देखिए, जब कोई व्यक्ति CO के कारण बेहोश हो जाता है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, तो उसे खुले में ले जाकर 95% O2, 5% CO2 का मिश्रण का कृत्रिम श्वसन दिया जाना चाहिए, जिससे वो सही हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर बेहोश हुआ है। उपयोग देखते हैं। उपयोग देखिए, प्रोड्यूसर गैस, यानी प्रोड्यूसर गैस बनाने में, भाप अंगार गैस जिसे आप सिन गैस या सिंथेसिस गैस या जल गैस कहते हैं, इसको ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, इनको बनाने में, और इनका उपयोग कहाँ करते हैं, ईंधन में। किससे बना, कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग हुआ। युद्ध कार्य में प्रयुक्त फास्जीन गैस बनाए। फास्जीन गैस से युद्ध कार्य में आप जैसे वही इस गैस छोड़ देंगे तो जहरीली होती है, आपके जो विरोधी होंगे वो मर जाएंगे। रंजक उद्योग में, है ना, जो कपड़े उपड़े को रंगने में, वहाँ भी निकल धातु के निष्कर्षण में, निकल धातु को शुद्ध करने में इसका उपयोग करते हैं। मेथेनॉल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक,
और देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड देख लेते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यह है वायु से लगभग, वायु में देखिए वायु में लगभग 0.03% एटमॉस्फेरिक वायु वातावरण में उपस्थित होती है। यह खानों में, गुफाओं में, चूने के भट्ठे जो होते हैं उनके निकट अधिक मात्रा में पाई जाती है। CO2 दहन, श्वसन व किण्वन अभिक्रिया द्वारा भी प्राप्त होता है। CO2 दहन मतलब दहन से प्राप्त होगा, हम लोग श्वास लेते हैं वहाँ से, श्वसन में जब बाहर निकालते हैं गैस, वहाँ से भी किण्वन फर्मेंटेशन प्रक्रिया, जैसे गन्ने का रस वस रख देते हैं तो आप देखते हैं किण्वन प्रोसेस से वो रस बनाया जाता है सिरके का, तो उसमें भी CO2 निकलती है। अब देखिए CO2 बनाने की विधियाँ। CO2 बनाने की विधियाँ देखिए, CO2 जो है प्रयोगशाला में संगमरमर के टुकड़ों पर HCl की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है। CaCO3 और HCl क्रिया करवाएं, CaCl2 और CO2 इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा, वाटर भी बन जाएगा। चूने के भट्टे में अगर आप चूने के पत्थर को ही गर्म करें तो CaO और CO2 में अलग हो जाता है। तो ये देखिए ये ऊष्मीय अपघटन के द्वारा हुआ। हाइड्रोकार्बन पूर्ण दहन करने पर, पूर्ण दहन होना चाहिए, कंप्लीट कंबस्शन ध्यान दें, तो CO2 बनेगी। कार्बोनेटों या बाइकार्बोनेटों पर जब अम्लों की क्रिया करवाते हैं तब CO2 गैस प्राप्त होती है। तो ये भी थोड़ा सा जानते रहिए। और इसके अलावा देखिए Na2CO3 ये वाशिंग सोडा है और ये तेजाब, इसको मिला गर्म करें तब भी CO2 बनेगा। खाने वाला सोडा ज़रा देखें, इसके साथ आप HCl मिला के गर्म करें तो CO2 बन जाएगा। और यही आग बुझाने में आप कभी पूछे कौन सी गैस जिम्मेदार है तो आप CO2 गैस बताएंगे। CO2 गैस ही है फायर एक्सटिंग्विशर से निकलती है, अग्निशामक यंत्र से। तो ये भी जानिए। संरचना थोड़ा सा देखें, लीनियर होता है। यहाँ देखिए मिल जाएगा आपको संरचना। यहाँ देखिए एक कार्बन के पास 2 पाई होता है, एक कार्बन के पास 2 पाई और 2 सिग्मा है। तो इसका मतलब है 2 पाई 2 सिग्मा, तो निश्चित रूप से कौन सा संकरण है, sp संकरण 180 अंश का एंगल बनता है इसमें। ठीक, तो बंध कोण 180 अंश का होता है। इसकी आकृति रेखीय, देखिए लीनियर है, ऐसे एक रेखीय है इसीलिए तो 180 अंश कोण है। कार्बन परमाणु दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ एक एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध बनाता है। अभी आपने देखा CO2 में उपस्थित कार्बन परमाणु पर संकरण sp संकरण होता है। ठीक, गुण इसका जरा देखिए। गुण, यह रंगहीन व गंधहीन गैस है। यह जल में यह क्या है, कुछ मात्रा में घुल जाती है। अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करती है, इसलिए अम्लीय वर्षा के लिए कभी कोई पूछे कौन कौन जिम्मेदार है तो आप बताएंगे SO2 गैस और NO2 गैस। ये 2 गैसें जो देख रहे हैं ना, ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं, SO2 गैस और NO2 गैस। CO2 गैस देखिए ये मुख्य रूप से उत्तरदायी है, CO2 बहुत अल्प मात्रा में, इसलिए CO2 को नहीं, इन्हीं दोनों को याद रखे रहिए अम्लीय वर्षा के लिए। तो देखिए अब लेकिन ये भी अम्लीय प्रकृति की होती है। क्यों अम्लीय प्रकृति की होती है? क्योंकि CO2 है, आप इसमें वाटर डाल के चेक करिए क्या बना, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना। और ये दुर्बल एसिड होता है, दुर्बल अम्ल है, इसीलिए इसको इंक्लूड नहीं किया गया। किसमें है तो एसिड अम्लीय प्रकृति के है, लेकिन ये दुर्बल अम्ल बना, इसलिए इसे अम्लीय वर्षा में नहीं गिना जाता। CO2 को अम्लीय वर्षा का उत्तरदायी कौन है, SO2 या NO2, क्योंकि जल में घुलकर यह H2CO3 यानी कार्बोक्सिल अम्ल H2CO3 को आप कार्बोनिक अम्ल कहेंगे, कार्बोक्सिल अम्ल नहीं देता। कार्बोक्सिल अम्ल तो वो होता है जिसमें COOH ग्रुप आए। ठीक, कार्बोनिक अम्ल आप कहेंगे, क्या कहेंगे, कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। यह गैस विषैली नहीं है। अब देखो कितना ये है कि ये विषैली नहीं है। विषैली कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, याद रखे रहिए। अगर कहीं CO2 रहे और ड्राई लिखा रहे, ड्राई, तो इसको शुष्क बर्फ कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये, याद रखिए।
देखिए यह स्वयं न तो जलती है और न ही जलने में सहायता करती है। जलने में सहायता केवल ऑक्सीजन करती है, जानते रहिए, ऑक्सीजन केवल जलने में सहायता करती है। जलते हुए मैग्नीशियम तार को CO2 से भरे गैस जार में ले जाने पर यह जलता रहता है। यह कार्बन पृथक हो जाता है, यानी देखिए मैग्नीशियम और कार्बन डाइऑक्साइड जलता रहेगा, फिर कार्बन अलग। चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का जो पानी है यह अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दूधिया हो जाता है। देखिए चूने का पानी CO2 इसमें डालें तो ये CaCO3H2O ये हुआ। अब जो CO2 ये आप CO2 देख रहे हैं, CO2 गैस को अधिक समय तक प्रवाहित करने पर विलेय कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने के कारण दूधियापन समाप्त हो जाता है। दूधिया के लिए ये जिम्मेदार है CaCO3। अब CaCO3 में H2O और CO2 को देर तक आप अधिक मात्रा में प्रवाहित करते रहेंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और दूधियापन जो है वो समाप्त हो जाएगा। जल के साथ CO2 क्रिया कर या विलेय होकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। अब यहाँ सही लिखा है कार्बोनिक, वहाँ कार्बोक्जिलिक लिख दिया था। जो द्विक्षारकीय अम्ल है, द्विक्षारकीय मतलब 2H+ देता है ना। देखिए एक स्टेप वाइज करवाया गया है। फर्स्ट स्टेप में H+ निकाला, यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप में ये H+ निकाला, फिर ये इसी को लेकर यहाँ अगेन करवाए, फिर H+ निकला, 2H+ यहीं से पकड़ सकते हैं, 2H निकला, तो इसलिए ये द्विक्षारकीय अम्ल है। ये Cl पूछा जाए तो 1H+ देता है, एक क्षारकीय अम्ल है। ठीक, रक्त में H2CO3 HCO3- बफर विलेन के रूप में रहता है। इसका pH 7.26 से 7.42 के मध्य होता है। इसलिए आप कहते हैं रक्त जो है वो, रक्त का pH आप जानते हैं ना, 7.4 बोला जाता है। क्षारीय प्रकृति क्या होता है रक्त का pH। ठीक, रक्त का pH मान 7.4 है, याद रखे रहिए। CO2 अम्लीय प्रकृति होने के कारण क्षारों के साथ क्रिया करके धातु कार्बोनेट ये बनाता है। अब जैसे यही है NaOH से CO2 क्रिया करेगा तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट CO2 H2O मिलाएंगे तो ये बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा बन जाएगा। ठीक, आगे देखिए जरा सा, यहाँ से CO2 देखें, यहाँ CO2 CO के विपरीत विषैली नहीं है। CO2 जो है CO विषैला है लेकिन ये नहीं है CO2, परंतु जीवाश्म ईंधन के बढ़ते दहन व सीमेंट निर्माण के लिए चूना पत्थर के विघटन के कारण वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वायुमंडल के ताप में वृद्धि हो जाती है। भाई CO2 बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है CO2, जानते रहिए। प्रकाश संश्लेषण देखिए, प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधे जो हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल, वो जड़ों से जल प्राप्त करते हैं, एटमॉस्फेयर से CO2। जो पौधे हैं उनकी पत्तियां, हरी पत्तियां, उनमें स्टोमेटा है, स्टोमेटा के द्वारा वो CO2 ग्रहण करते हैं और जल के साथ ये सूर्य सनलाइट में ध्यान दें, HNU लिख दें, या सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। देखिए ये ग्लूकोज का निर्माण किए और O2 निकालते हैं। और ये रिएक्शन ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन अगर आप चेक करेंगे ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांसपीरेशन, यानी कि आप देखेंगे ये H2O भी दिखाना चाहिए और यहाँ 12 दिखाना चाहिए। ठीक, ये 6 यहाँ लिख दें, अब जाके सही हुआ ये रिएक्शन। वाटर भी दिखाना चाहिए, ध्यान देना। तो इस तरीके से तब ये रिएक्शन कंप्लीट मानी जाएगी। तो अंधेरे में अथवा रात्रि में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती, जबकि ये श्वसन करते हैं। देखिए पेड़ पौधे भी श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण केवल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होगी। तो पौधे भी CO2 निकालते हैं, जिससे रात्रि में बड़े बड़े वृक्षों के नीचे CO2 का संघनन हो जाती है। अतः रात्रि में वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए।
वृक्षों के नीचे रात्रि में नहीं सोना चाहिए, जानते रहिए। जैसे आप देखते हैं ये पीपल हुआ है ना, पीपल हुआ, बरगद हुआ, तो ये सब कुछ ज़्यादा ही CO2 को छोड़ते हैं रात्रि में, तो उनके नीचे तो एकदम नहीं सोना चाहिए। CO2 की देखिए संरचना, ज़रा ध्यान दें। CO2 की संरचना, CO2 में कार्बन पर जो संकरण अवस्था sp होती है, अभी देखे थे, कार्बन परमाणु के 2 sp संकरित कक्षक ऑक्सीजन परमाणुओं के 2 p कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके 2 सिग्मा बंध बनाते हैं। कार्बन परमाणु के शेष 2 असंकरित p कक्षक जिनमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ऑक्सीजन के परमाणु के p कक्षकों के साथ p बंध बनाते हैं। और CO2 की आकृति sp संकरण के देखिए CO2 की आकृति sp संकरण के कारण रेखीय संरचना व बंध कोण जो है वो 180 अंश का होता है। CO2 के द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। द्विध्रुव आघूर्ण इसमें डाइपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि संरचना रेखीय होने के कारण ऐसा होता है। CO2 की अनुनादी संरचनाओं के कारण दोनों CO बंधों की बंध लंबाई कितनी होती है, तो 11.5 पिकोमीटर। अब आप इसका यहाँ अनुनादी संरचना देख सकते हैं। अनुनादी संरचना देखिए, ये तो इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है कि उसकी मूल संरचना है, ठीक। और ये देखिए, एक बार अगर हुआ क्या कि जैसे ये अगर यहाँ का डबल बॉन्ड कहीं से एक जगह से इधर फ्लिप किया, फिर यहाँ निगेटिव आ जाएगा, और अगर इस साइड फ्लिप किया तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा किनारे पर। तो अब पॉजिटिव देखिए, यहाँ निगेटिव आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ज़रा ध्यान से देखें संरचना। अगर यहाँ से एक बार ज़रा चेक करिए, देखिए यहाँ से अगर पाई बॉन्ड इधर की तरफ आया, इधर, तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। अगर यही ये इधर की तरफ हो जाए तो तब यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस आ गया और यहाँ माइनस आ गया, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर भी एक बार पुनः देखिए, थोड़ा संरचना इसकी सही है, एक बार चेक करो ज़रा सा। देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यहाँ से अगर निकला यहाँ गया, यहाँ से वो भी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर यहाँ से यहाँ अगर जा रहा, देखिए संरचना इसकी जो देख रहे हैं ना, संरचना आप देखिए, लोन पेयर अगर यहाँ से यहाँ निकल के गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से गया तो यहाँ प्लस आ जाना चाहिए ना, यहाँ प्लस आ जाना चाहिए और यहाँ माइनस आना चाहिए। भाई यही हुआ, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। और यहाँ से अगर निकल कर गया इधर की तरफ, ट्रिपल हुआ, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस आना चाहिए। ये जो बनाया गया है ना, ये सही बनाया नहीं गया है। तो अब आप समझ गए होंगे लगभग। उपयोग देखते हैं। उपयोग देखिए CO2 का, आग बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है, अभी बताए थे। फायर एक्सटिंग्विशर में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, पौधे CO2 ग्रहण करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडा वाटर आदि का निर्माण करने में शुष्क बर्फ जो कि ठोस CO2 होती है, इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो ठीक इस तरीके से इसको कर सकते हैं आप। इसका उपयोग देखिए, सिलिका देख लेते हैं। सिलिका देखिए ये कितना है, अभी सिलिका है, फिर ये सिलिकन है। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको ख़त्म करेंगे ना, तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी बताइए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।